हेलो। आईएससी अकाउंट्स का पेपर है 20 फेब को। ठीक है, मेहनत का टाइम है थोड़ा सा। चलिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं पहले ही। 23 का एक पेपर है आईएससी अकाउंट्स का। ठीक है, मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा ही पेपर या इसी के जैसे क्वेश्चंस 2026 में आएंगे। ओके, तो प्लीज़ 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 अपने आप को गेयर कर लो। वो कहते हैं ना, हाउस द जोश वगैरह, वो सब जो करना है कर लो और अब शुरू हो जाओ। क्योंकि आज आईएससी के बच्चों का इंग्लिश का पेपर हो गया है। ठीक है, एक एक अब आप लोगों का 16 को है। अब उसके बाद जो टफ पेपर है वो अकाउंट्स है। ठीक है, तो आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 पेपर 2023 का है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, और जिन बच्चों ने भी स्टार्टिंग से कोई पढ़ाई नहीं करी है या जो बिल्कुल एंड में इस टाइम पे नर्वस है, प्लीज़ बस मेरे साथ में पेपर्स देखते चलो। अब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डिवोट करूँगा कि मैं ये करवा सकूँ। ठीक है, Nikhil, Akhil, and Amber are partners in a firm. At the time of Akhil's retirement, Amber takes over furniture of 12,000 at 10,000. Amber फर्नीचर टेक ओवर कर गई 12,000 का फर्नीचर 10 में। तो फर्नीचर अकाउंट नहीं नहीं, डेबिट अंबर्स कैपिटल एंड क्रेडिट फर्नीचर अकाउंट। तो अंबर का जो कैपिटल है, एट द टाइम अंबर टेक्स ओवर फर्नीचर ऑफ 12,000 एट 10,000। ठीक है, तो ये वाली सॉरी, अंबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट फर्नीचर। क्योंकि 12,000 का फर्नीचर अंबर 10 में लेके जा रही है। ठीक है, तो 2,000 का फर्म को लॉस हो गया, फर्नीचर 12 का चला गया। आंसर्स चेक करते चलते हैं साथ में हमारे। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो जनरल एंट्री बनेगी हमारी, जब एक पार्टनर फर्नीचर ले गया अपने घर पे, 12,000 का फर्नीचर 10 में ले गया, तो एंट्री बनी हमारी अंबर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंबर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। A debenture holder is entitled to receive dividend on his debentures from the company इवन इफ द कंपनी हैज़ इंकर्ड अ लॉस। सबसे पहली चीज़, डिवेंचर होल्डर को ना डिविडेंट नहीं मिलता, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। A debenture holder is entitled to receive interest on his debentures from the company only after नहीं, a debenture is entitled to receive dividend from the company when the company, yes, डी ऑप्शन। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, अ डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी हैज इंकर्ड लॉसेस। On the dissolution of the firm, partner Rex agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work at an agreed remuneration of 1,000। हमने बोला पार्टनर रेक्स एग्रीड, पार्टनर रेक्स ने कहा मैं डिसोल्यूशन का सारा काम संभालूंगा एट एन एग्रीड रेमुनरेशन ऑफ 1,000, आप मुझे दे देना। द एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 1,300 विच आर पेड बाय द फर्म ऑन रेक्स बिहाफ, तो 1,000। अब सिंपल सी चीज़, मैंने पार्टनर रेक्स को बोला, मैंने कहा आप डिसोल्यूशन का सारा काम करो, मैं आपको 1,000 पे कर दूंगा। मैं आपको ना छोटी छोटी तरीक़ों से बस बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में कि कैसे होगा। कभी भी अगर फर्म का लॉस होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, फर्म का बेनिफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। सिंपल सी चीज़, फर्म का लॉस होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, फर्म का बेनिफिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है जी, ओके। तब आपकी बात आती है, यहाँ पे हमने फर्म ने बोला कि हम आपको 1,000 दे देंगे एंड टू बियर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस उसकी जिम्मेवारी है। तो फर्म के एंड से कितने का लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 1,000 का ना, तो हमने बस उतना ही ट्रीट करना है। वट अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय द फर्म टू द रियलाइजेशन अकाउंट, 1,000। ABC Limited offered 60,000 shares of rupees 10 each to the public. The public applied for 1 lakh shares.
The company made pro rata allotment in the ratio of 3:2, and the remaining applicants were rejected and the money refunded to the applicants. ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ऑन हाउ मैनी शेयर्स डिड द कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी. ध्यान से देखिएगा, हम कितने शेयर्स दे सकते हैं, हम मैक्स दे सकते हैं 60,000, और इन्होंने बोला जिनको हमने दिया है 3:2 में, मतलब जिन्होंने 3 मांगे उनको 2 दिए, तो 60,000 इंटू 3/2, तो 30 इंटू 3, यानी कि जिन्होंने 90 मांगे होंगे उनको हमने 60,000 शेयर्स दिए होंगे. समझे आप मेरी बात? तो आपको ये जो है ना, जितने अलॉटेड हैं, इस तरह से आ जाए क्वेश्चन तो इससे मल्टीप्लाई करना है. ABC Limited offered 60,000 shares of rupees 10 each to the public. The public applied for 1 lakh shares. The company made pro rata allotment in the ratio of 3:2. तो 60,000 इंटू 3/2, यानी कि 90,000 को हमने 60,000 दिए, तो 1 लाख में से 90 को हमने शेयर्स अलॉट कर दिए प्रो रेटा बेसिस पे, तो जिनकी एप्लीकेशंस रिफंड होंगी 10,000. बहुत आराम से आप लोग अगर मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगे ना, मैं आपको इतने अच्छे से बता दूंगा, आप लोग कहोगे इजी था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी. गिव द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. बस इन्होंने हमसे एक फॉर्मूला मांगा. वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस. Weighted average profit is equals to total of weighted profits upon total of weight. Goodwill is equals to weighted average profit into number of years purchases. Weighted average profit is equals to total weighted profits on total of weight. A firm had given a loan to one of its partners. फर्म ने लोन दे रखा है अपने किसी पार्टनर को. अच्छा, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर कभी भी फर्म पार्टनर को लोन देगी तो यार पार्टनर ना अलग से, और फर्म बंद हो रही है, ठीक है, तो पार्टनर अलग से पैसे नहीं लाएगा अपने घर से उसको रीपे करने के लिए. तो पार्टनर क्या करेगा, वो अपने अकाउंट से ही कटवा लेगा. यहाँ पे फर्म है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो अब पार्टनर क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन वर्ड यूज करा होगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट. मैंने आपको एक और पॉइंट बताया, पार्टनर्स लोन एडवांस्ड अकाउंट लिखो इसको. इसका मतलब जब फर्म लोन लेती है उसको हम लोन वर्ड बोलते हैं, पर जब फर्म लोन देती है उसको लोन एडवांस्ड बोलते हैं. तो यहाँ पे जितना भी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है वो इस तरह से सेटल हो जाएगा. अब जो एक लोन होता है हमने इसलिए कर दिया कि पार्टनर अपनी कैपिटल से उसको एडजस्ट करा ले, अलग से सेपरेटली लाने की ज़रूरत ही नहीं है. मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच व्हीकल्स आर शोन. अब आप लोग मुझे बताओ, जो व्हीकल्स हैं बैलेंस शीट में वो कहाँ शो होंगे. एक बार बैलेंस शीट के हेड्स करो माइंड में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, फिर नॉन करेंट एसेट्स, पीपी वाले हेड में. तो व्हीकल्स आपके आएंगे पीपीई वाले, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले हेड में. मोटर व्हीकल्स आर शोन अंडर नॉन करेंट एसेट्स एज मेन हेड पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स, और उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसकी सब हेडिंग हो जाएगी इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. फिर से देख लीजिए एक बार, हेडिंग व्हीकल्स किस में है, नॉन करेंट एसेट्स पीपीई, और पीपीई के अंडर हो गए हमारे सब हेडिंग में बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, सब हेडिंग पीपीई वाली प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर. Sunrise Limited, a listed NBFC, had outstanding 20,007% debentures of 100 each due of redemption on itna. As per the provisions of the Companies Act, what amount if any does the company need to transfer to DRR? देखिए इसमें है इसका आंसर 0, क्योंकि एक NBFC को DRR बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी लिस्टेड और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन दे रखा, सेक्शन से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नीड नॉट मेंटेन DRR, देयरफॉर नो अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू DRR.
तो एक जो एनबीएफसी और एचएफसी होती है उसको डीआरआर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डीआरआर बनाने की किसको ज़रूरत है? जो अनलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती है ना, उनको बनाने की ज़रूरत है डीआरआर। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका नंबर थोड़ा सा यहाँ लगे, 9th नंबर है। Pooja and Meher are partners in a firm. They admit Rati into the firm on the following terms. उस दिन पे unrecorded debtors थे, provision for doubtful debts to be created. जिस डेट पे हमारे रिकॉर्डेड थे वो थे 25 के। अच्छा आप देखना ध्यान से, इन्होंने बोला है द रिकॉर्डेड डेटर्स बताने हैं। बैलेंस शीट पे ऑलरेडी इतने थे, रति इन दी व्हाट वुड बी द नेट डेटर्स। अब बैलेंस शीट में शो करने नेट डेटर्स, ठीक है। बैलेंस शीट में नेट डेटर्स शो करने हैं। मान लीजिए ये बैलेंस शीट बन रही है। सबसे पहले हमारे पास डेटर्स हैं उस डेट को 25,000 के, ऐड होंगे इसमें अनरिकॉर्डेड भी 1,000 के, 1,000 के थे ना। अब जो नया प्रोविज़न बनेगा इसमें हम प्रोविज़न को लेस करेंगे तो वो बनेगा 25 + 1, 26,000 पे नया प्रोविज़न क्रिएट होएगा। तो 26,000 का 5% यानी कि 1,300, तो 1,300। तो नेट डेटर्स बैलेंस शीट में शो होंगे 24,700 के। कैसे? 25,000 के पहले से थे, प्लस 1,000 के हमने और किए उसमें अनरिकॉर्डेड वाले, और माइनस 1,300 जो हमारे वो वाले हो गए प्रोविज़न को माइनस करके। तो ये आ गए हमारे नेट डेटर्स। ठीक है, चलिए 10th वाला देख लेते हैं। On 1st April 2021, Bheem Limited issued 2,005% debentures of 100 each as follows. ठीक है जी। For cash at a discount of 5%, 80,000 nominal. Nominal का मतलब होता है face value. To a vendor for 60, मतलब हमने ना किसी से कैश में डिस्काउंट पे 5% के इतने के डिवेंचर्स उसको इशू किए। फिर ये फेस वैल्यू है, ये कोलैटरल। अच्छा मैं एक आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ, कभी भी ना जो कोलैटरल होते हैं डिबेंचर्स, कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए हम इशू करते हैं, उन पे इंटरेस्ट नहीं देते, क्योंकि वो डिबेंचर्स सिर्फ अभी हमने रखे होते हैं, उनके नाम पे प्रॉपरली इशू नहीं हुए होते। ठीक है, तो अब 80,000 के ये वाले डिबेंचर्स और 70,000 के ये वाले डिबेंचर्स, ठीक है। और आपने जब भी इंटरेस्ट देना है डिबेंचर्स पे, ध्यान रखिएगा, चाहे आपने उनको प्रीमियम पे इशू किया हो या आपने डिस्काउंट पे इशू किया हो, आपने इंटरेस्ट हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे ही देना है। ठीक है, अब यहाँ हो गए 80,000 और 70,000, 1,50,000 के डिवेंचर्स हो गए जिनका इंटरेस्ट बनता है हमारा 5%, यानी 7,500 का इंटरेस्ट हमें पे करना है। क्लियर, डन। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, देख लेते हैं। हाँ जी, 7,500। नो इंटरेस्ट विल बी पेड टू डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए आप लोग जस्ट मुझे 15 मिनट्स दीजिए प्लीज़, 15-20 मिनट्स, आई विल बी बैक, और फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चंस करता हूँ। तो कोशिश है कि आज रात तक, मेरा टारगेट है 23 का पेपर पूरा करा दूंगा। जस्ट आप लोगों का थोड़ा सा टाइम चाहिए। थैंक यू।